आज के शो में कराची से खैबर तक बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। महंगाई से अवाम कितने तंग, मुल्क भर से अवाम की राय प्रोग्राम बेनकाब में। मुशीर बराए कौमी सलामती का भारतीय सहाफी को इंटरव्यू। दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। महंगाई में इजाफा हुआ है। आज इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि पूरे मुल्क में क्या रद्द अमल है इस वक्त अवाम का। बढ़ती हुई महंगाई ने कराची से खैबर तक अवाम को तंग करके रख दिया है और इस कैफियत में अवाम क्या राय रखती है आपको पूरे मुल्क से सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते चले कि महंगाई में जो हमने कंपैरिजन किया है एफबी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कि एक साल के दौरान कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, किस तनासुब से इजाफा हुआ है। शुरुआत करते हैं इस पर टमाटर की कीमत से। जो टमाटर की कीमत है एक साल में जो औसत कीमत है उसमें 69 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है। आलू की औसत कीमत अगर 27 रुपए में इजाफा हुआ है। चीनी की जो औसत कीमत है 24 रुपए फी किलोग्राम इजाफा इसमें हुआ है। चावल 10 रुपए और 20 किलोग्राम आटे की औसत कीमत में 218 रुपए का इजाफा हुआ है एक साल, यानी 10 अक्टूबर 2019 से 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान। 10 अक्टूबर 2019 में आटे के जो 20 किलो थैले की औसत कीमत 882 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपए थी। एक साल में 20 किलोग्राम आटे के थैले की औसत कीमत बढ़कर 1045 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए हो गई। इसी तरह बासमती चावल के फी किलो जो थैला है उसकी कीमत एक साल में 81 रुपए से बढ़कर 91 रुपए हो गई और ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हो गई। यही सूरत हाल मुर्गी की कीमतों में देखी गई, जहां पर मुर्गी की कीमत 160 रुपए फी किलो से बढ़कर 172 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 240 रुपए थी एक साल पहले, जो इस साल 220 रुपए हो गई। बड़े गोश्त की औसत कीमत एक साल कबल 420 से बढ़कर 472 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 600 रुपए से बढ़कर 650 रुपए हो गई। तकरीबन हर चीज में हमने देखा कि इजाफा हुआ। इसी तरह मटन की औसत कीमत 880 रुपए से बढ़कर 985 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1100 से बढ़कर 1200 रुपए हो गई। और ताजा दूध की औसत कीमत फी लीटर तकरीबन 94 से बढ़कर 104 रुपए तक गई और ज्यादा से ज्यादा 120 से 130 रुपए हो गई। अंडे फी दर्जन हमने देखा है कि महंगाई की वजह से अंडों की कीमतों में बेहोश रुपए इजाफा हुआ है। फी दर्जन की औसत कीमत 112 रुपए से बढ़कर 158 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 120 से बढ़कर 180 रुपए हो गई है इस वक्त। हमने देखा है तमाम कीमतों में। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस वक्त इस पूरी सूरत हाल पे अवाम एक परेशानी और तंग है, इस वक्त दो चार है, इस वक्त वफाकी उजरा भी परेशान है। हर कोई कह रहा है कि महंगाई इज अ बिगर चैलेंज फॉर द प्राइम मिनिस्टर, इज अ बिगर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट दैन ऑपोजिशन, यानी हुकूमत के लिए सब में बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई बन चुकी है। कीमतों की सूरत हाल जो इस वक्त एक साल में इजाफा हुआ है, यानी 10 अक्टूबर 2019 से 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान जो इजाफा हुआ है, आपको दालों की सूरत हाल के बारे में बताते हैं। हम आप शुरू करते हैं दाल मसूर से, जो फी किलोग्राम जिसकी कीमत औसत कीमत जो थी 128 रुपए से 160 रुपए और ज्यादा से ज्यादा अब जो हो गई 170 रुपए थी, तो वो 200 रुपए तक जो इस पर चली गई। इसी तरह दाल माश की औसत कीमत 182 से 245 रुपए तक पहुंच गई, जबकि ज्यादा से ज्यादा कीमत 250 रुपए से 280 रुपए तक पहुंच गई। दाल मूंग की औसत कीमत 172 रुपए थी पिछले साल, जो बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 210 से बढ़कर 280 रुपए तक चली गई। और इसी तरह चने की औसत कीमत 132 रुपए से बढ़कर 144 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 180 रुपए से बढ़कर 200 रुपए फी किलोग्राम हो गई। और सब्जियों की बात करें तो आलू की कीमत तकरीबन औसत एक साल में 43 रुपए फी किलो इसमें इजाफा हुआ और 70 से ज्यादा 80 रुपए से बढ़कर 100 किलोग्राम जो उस पर जो 80 रुपए का ज्यादा से ज्यादा कीमत थी वो 100 किलोग्राम तक उस पर जो है चली गई। प्याज की औसत कीमत 76 रुपए फी किलो से 75 हो गई, इसमें 1 रुपए की कमी आई और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए फी किलोग्राम पर बरकरार रही। और इसी तरह टमाटर की औसत कीमत, जिसमें हमने देखा कि टमाटर की कीमतों में होश रुपए इजाफा हुआ है, कीमत एक साल में तकरीबन 69 रुपए फी किलो से बढ़कर 128 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की औसत कीमत फी किलो 74 रुपए से 98 और ज्यादा से ज्यादा
85 वाली जो कीमत थी वो 110 पर चली गई। डिस्पाइट दैट के चीनी कमीशन रिपोर्ट बनी, स्कैंडल आया, सब कुछ हुआ, लेकिन कीमतों में इजाफा हुआ। लहसुन की औसत कीमत 256 से 230 रुपए ही रही, जबकि ज्यादा से ज्यादा 320 रुपए फी किलो जो था वो 400 रुपए तक चला गया। ये तमाम हमने देखा कि महंगाई में इजाफा हुआ, जिसका इंपैक्ट पड़ा एक आम आदमी पर, एक आम आदमी की जिंदगी पर। इसका क्या असर हुआ ये भी हम जानते हैं। हमने पूरे मुल्क के यानी तकरीबन तमाम शहरों में हमने जाना कि अवाम की राय क्या है, बढ़ती हुई महंगाई से अवाम कितना तंग है। शुरुआत करते हैं कराची से। कराची में अवाम ने क्या कहा, जरा ये सुनते हैं। कोई और ऐसा अच्छा आ जावे जो गरीबों का तो कुछ सुने। आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई, हर चीज़, सब्जी भी, और आमदनी नहीं है इतनी। मजदूरी करता है आदमी, गुजारा नहीं होता। मेरा ख्याल है अभी गरीब को सिर्फ जहर खाने की देर है, बाकी तो आपने खुद देखा है इस वक्त जो हालात हैं, गरीब सिर्फ देख सकता है, खरीद नहीं सकता। गरीबों के लिए सोचे, ये महंगाई का जो बहरान चल रहा है इसको कंट्रोल करे, इसका नोटिस ले। ख़ास तौर पे कराची में बहुत ज़्यादा महंगाई है और ये जो है ना महंगाई ऐसा ख़त्म नहीं होगी। और यही सूरत हाल हमने देखा कि लाहौर में भी रही, जहां अवाम के पास गए तो अवाम ने क्या कहा है, जरा ये सुने। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है इन्होंने कि बस कुछ ना पूछे आप, कि हर चीज़ इतनी महंगी से हुई है। टमाटर है वो 120 से 100 रुपये किलो दे रहे हैं वो, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने कंट्रोल किया हुआ, तो कंट्रोल कोई भी नहीं है गवर्नमेंट का इस पर। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरे जैसा बंदा परेशान है, तो आम जो मजदूर आदमी उसकी तो पहुँच ही बाहर हो गया। मेरा ख्याल है वो उसको शायद जिंदा रहने का हक ही नहीं पाकिस्तान में रह गया उसका। हर तबका परेशान है महंगाई से। पेशावर में क्या सूरत हाल है ये भी आपको दिखाते हैं। पहले हमें 80 रुपए के किलो टमाटर मिलते थे, अभी 100 रुपए के मिलते हैं, 120 रुपए के मिलते हैं। तो इस हिसाब से मंडी तो काफी आग भड़क रही है, काफी महंगी जा रही है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप अगर अपोजिशन का मुकाबला करना चाहते हैं तो महंगाई की तरफ तवज्जो दें। कीमतें एतदाल पर लाएं और आवाम की रीच से कम ज़रूरी अशिया की कीमतें जो है ना वो इस तरह होनी चाहिए कि बंदा एक खरीद सके, अपना एक गरीब आदमी अपना वक्त गुजार सके। आपको बताते हैं कि कोयटा में क्या सूरत हाल है, वहां अवाम क्या कह रही है, अवाम की राय जानते हैं। हर चीज महंगा है, 300 रुपए, 250, 200, 100 रुपए से कोई चीज कम नहीं है, 100 रुपए से कोई चीज कम नहीं है। हुकूमत की नाली है यार, हुकूमत अगर होता तो ऐसे कैसे होता? सारा हुकूमत महंगाई की जिम्मेवार तो हुकूमत है। हुकूमत अगर करे तो किसी जगह भी नहीं हो सकता है। एक ट्रक का 10 व्हीलर का किराया 1 का 2 हो गया है। पहले 60, 65, 70 हजार ट्रक का किराया था, अभी 1,10,000 है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, दूसरा ड्राइवर लोग भी रो रहे, बोलते हैं महंगाई ज्यादा हो गया। कराची से खैबर तक यही सूरत हाल है, अवाम शदीद परेशान है। अगर आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताएं, वहां क्या लोग कह रहे हैं, ये भी जरा सुन लेते हैं। मेन रीजन यही महंगाई है जिससे आम आदमी सफर कर रहा है, और ये मेरे ख्याल एक प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। इस पर हमारे जो अपर लेवल जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है। लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं बचती है, मेरा ख्याल है बहुत कम फैमिलीज हैं जो फ्रूट या इस तरह की चीज़ें जो अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। टिंडे भी 120 रुपए किलो है, गाजर जो पकड़ी 120 रुपए, तो क्या खाए गरीब आदमी, क्या खाएगा, कहाँ जाए? आटा जड़ा वो पेट भी भरना है, वो 10.5 15 किलो आटा, चीनी 100 रुपए किलो है, तो उन दसो फिर की खाइए तो की छड़ी। हर चीज़ के दाम जो है ना वो ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत से हाथ बांध के गुजारिश है, खुदा के लिए खुदकशियों से बचा लें। लोग मजबूर हैं बच्चों को मारने के लिए, क्या करें? यहाँ पे आप बाहर निकलें, आप आए जरा मंडी का यहाँ खुद आके विजिट करें। यह है सूरत हाल, अवाम इस पर जो है शदीद परेशान है, हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। मुल्तान में शहरी क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। रमज़ान के बाद चीनी आई नहीं है, बाहर मजबूरी तौर पे हमें 110, 120 पे चीनी लेनी पड़ती है। हम अपील करते हैं खुदा कोई तो ऐसा पाकिस्तान में हो जो इसको समझ सके। चीनी भी नहीं है, दालें वगैरह वैसे नहीं मिलती। हुकूमत कहती है कि 70 रुपये हम चीनी दे रहे हैं, हमें तो पता नहीं लगता कि दे किधर रहे हैं। बस यही हुकूमत से सवाल है कि अगर दे रहे हैं तो गरीबों तक भी दे रहे हैं। ये आपने देखा कि किस सूरत हाल इस वक्त क्या है, महंगाई का तूफान जिन बेकाबू है और हुकूमत हुकूमत की मिस गवर्नेंस की वजह से महंगाई हो रही है। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके सामने रखेंगे जो मुशीर कौमी सलामती का अहम तरीन इंटरव्यू भारतीय सहाफ़ी को। उस इंटरव्यू में कुछ हुए अहम इंकशाफात, वो क्या हैं और उससे क्या पाकिस्तान की हिकमत-अमली आगे होगी, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन आपको हकायक बताए, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए कि किस तरीके से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पूरे मुल्क की राय इस बारे में क्या है। अब आते हैं एक और अहम मौजू की तरफ, जो कि हमने देखा कि कल एक इंटरव्यू हुआ, भारतीय सहाफी को इंटरव्यू दिया जो हमारे मुशीर नेशनल सिक्योरिटी के मोहिद यूसुफ साहब, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू रहा, पजीराई मिली उस इंटरव्यू की बुनियाद के ऊपर। इस इंटरव्यू में जो हकायक बताए गए वो होश उठाए। हमने देखा कि इससे पहले इल्जाम लगता रहा, लेकिन अब कहा गया कि सबूत भी हैं हमारे पास और डोजियर्स भी जमा करा चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में होने वाले बहुत बड़े दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस है। अब पाकिस्तान को यहां से प्ले किस तरह करना है, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। एम्बेसडर जमील अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। जमील से प्रोग्राम यही पूछना चाहूंगा कि सबूत है, सब कुछ है, नैरेटिव भारत बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ और आलमी दुनिया मान जाती है, पाकिस्तान क्या अब नैरेटिव बनाएगा या बनाना चाहिए, या पाकिस्तान की हिकमत अमली कमजोर होती है? वजह क्या होती है कि हम सबूतों के बावजूद भी इतना अच्छा इस पर प्ले नहीं कर पाते? जमील साहब, बात ये नैरेटिव की तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा नैरेटिव जो कि जिसको कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक में जिसको कि हम तशहीर न कर सकें और उनको कन्विंस ना कर सकें, तो उस नैरेटिव का कोई खास खातिर खा फायदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये नैरेटिव भी ठीक है, डोसियर भी दो ढाई बरस पहले 3 बरस पहले डोसियर भी हमने दिया था, एक दफा नहीं 2 मरतबा सेक्रेटरी जनरल को दिया। लेकिन इसको जिस पैराहे में ये देखना चाहिए कि जैसे आपने इस इंटरव्यू का हवाला दिया मोहिद यूसुफ के, इसमें जो उन्होंने फैक्ट्स सामने रखे हैं, उस फैक्ट्स के बारे में सबूत का भी जिक्र किया है, तो उन सबूत के साथ अपने सफारत खानों को, जो कि अब कोशिश कर रही है फॉरेन ऑफिस को, उनको जरा थोड़ा सा मुतारिक करें इस मामले में, तो अपने सफारत खानों को ये मवाद प्रोवाइड करें। हमारे पास कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, हमारी सिफारती नाकामी है, हम नहीं कर पाते, या ये शवाहिद जो है ये ठोस नहीं है, यानी ये सबूत कमजोर है, या फिर ये हमारी सिफारती नाकामी है कि हम सिफारत सही नहीं कर पा रहे इस मामले पर? इंडिया के पास भी तो कोई सबूत नहीं है ना, वो कहां और किस जगह पर घसीटता रहा है पाकिस्तान को। तो बात इस वक्त 100% सबूत तो उस वक्त होगा जब कोई अक़वाम मुत्तहिदा इस पर कोई तफ्तीश ऑर्डर करेगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगी। उससे पहले जो सबूत है वो एक हमारे मकमा नजर से सबूत हमारे पास है और यकीनन होंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन सबूतों को दुनिया अक़वाम में शामिल करके फिर एक रेजोल्यूशन लाया जाए, चाहे वो जनरल असेंबली में, और अगर हमारी खुद खुशबख्ती हो तो सिक्योरिटी काउंसिल में लाके उसकी पास करा के उसके बेसिस पर सैंक्शन लगवाए जा सकते हैं इंडिया पर। और वो सैंक्शन अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के तहत लग सकते हैं। इसमें और बहुत सारे इंटरनेशनल कानून है। तो साबित ये हुआ और तरीकाकार ये है कि जहाँ इस किस्म के शवाहिद मौजूद हों आपके पास, आप उन शवाहिद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एक लीगल इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में, जिसको लीगल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। जब वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए मल्टी डायमेंशनल तरीके से, मल्टी लेयर्ड अप्रोच के तहत, तो उसके बाद फिर आपको उसके अहदाफ हासिल होते हैं जो मैंने आपको बताया, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। जमील साहब बताइएगा कि भारत तो, आप जो कह रहे हैं ये सही है, लेकिन भारत तो हमें फैक्ट्स में ब्लैकलिस्ट कराने पे लगा हुआ है उन सबूतों के बुनियाद पे जो कि मन घड़त हैं। तो क्या पाकिस्तान भी इतना एग्रेसिवली फैक्टिफ या दीगर मामला पे लेकर बढ़ सकता है? और अभी तक अगर नहीं हुआ, क्योंकि एपीएस को 6 साल हो गए, तो ये किस वजह से नहीं हुआ? कि हमारे पास सबूत तो पहले से थे कि 6 साल पहले एक वाकया हुआ, भारत मुलव्विस है, हमारे पास 4 साल पहले वाकये का सबूत मौजूद है, तो हम लोग क्यों इंतजार कर रहे थे जमीन में? सब अभी तक कुछ किया क्यों नहीं हमने? बात इंतजार का नहीं है। दुनिया में रीजनल पॉलिटिक्स भी होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें हर मुल्क का अपना अपना मुकाम होता है और हर मुल्क अपने अपने तरीके से फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना के दुनिया में उसकी प्रचार करता है, दुनिया में उसको अयां करता है, उसको उस मामले को पहुंचाता है दुनिया तक। तो उसमें यकीनन हमारी कमाईगी रही है और हम उसको नहीं पहुंचा सके हैं। और उसके साथ साथ जो खास तौर पर इंडिया के साथ इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसके साथ एक बड़ी कुव्वत भी है और उसके साथ ममालिक बहुत सारे हैं जो कि इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उसके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। हमारे जो हमदर्द हैं, चाइना है, रशिया है, पूरा ब्लॉक है और किसी हद तक यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे ममालिक, तो
हमने इतना काम नहीं किया है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हमने नहीं किया। इतना करना चाहिए। गजनफर साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी हमारे साथ, गजनफर अली साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो मुशीर हैं, उन्होंने जो इंटर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और हमारे पास सबूत हैं, अब हमारे पास हमें यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि हम अपना केस किस तरह दुनिया के सामने पुटअप कर सकते हैं ताकि भारत का चेहरा भी बेनकाब हो और सिफारती महाज से भी हमें कामयाबी मिले। आपकी क्या राय होगी इस पर? बिल्कुल, मैं बड़ा दाद देता हूँ इस हुकूमत को, चाहे उनकी गवर्नेंस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह बाज इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट की जो इन्फ्लेशन पॉलिसी है, माशी पॉलिसी से रिलेट करते हैं, लेकिन जहां तक इस बयान का, इस इंटरव्यू का और इसके अंदर जो मंदरजात बयान किए गए उनका ताल्लुक है, वो इस वक्त APS का अटैक हुआ था। आपको याद है कि भारत जो है वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वहाँ किसी लीडर की धोती भी फटती थी तो वो कहते थे जी ISI ने जो है ये काम कर दिया। कोई शाख भी गिरती है तो ISI निर्देश करते। आप इसको समझने की कोशिश करें, तो ये हमने इसको नहीं समझा। हम उसको एक अपने तरीके से, जैसे हमारा एक नेचर है कि हम थोड़ा सा जज्बात में आए थे, तो हम उसे ISI की फतह पर करार देते रहे। असल में दुश्मन एक प्रोपेगेंडा कर रहा था और लोगों के दिमाग में ये इनकलकेट इंडिया कर रहा था कि जो इस खित्ते में गलत काम होता है वो, या हमारे मुल्क में गलत काम होता है वो ISI करती है। इसका नतीजा ये हुआ कि ये नैरेटिव, ये इशू जो है, ये वेस्टर्न जो लोग हैं, जो बाहर के ममालिक में रहने वाले लोग या हुकूमतें हैं, उन्होंने भी बाय करना शुरू कर दिया। हमने जिस वक्त भारत के पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाज, हम तो आज ईस्ट पाकिस्तान से आज तक नहीं बोलने की थी वहाँ मुफ्ती बानी किसने ट्रेन की थी, कहाँ पे रेज हुई थी, किसने उनको बुलाया था, शेख मुजीब किसका गेस्ट था, पाकिस्तान की फौज से जो अफसर भाग के गए थे, उन्होंने पहली जो मुफ्ती बानी कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली जो अगरतला में हुई थी, वो किसने अटेंड की थी। उसके बाद जो बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा, तार इनकाउ की जो किताब आई जिसमें जब ईस्ट पाकिस्तान की सेशन के बाद इंदिरा गांधी ने कहा था कि बलूचिस्तान में भी काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने कोई प्रोजेक्शन नहीं की, इंदिरा गांधी ने रोका उसको। हम डिफेंसिव एटीट्यूड है हमारे यहाँ ओवर अ पीरियड टाइम, लीडरशिप का बहुत डिफेंसिव एटीट्यूड रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। वो कौमें दुनिया में तरक्की करती हैं जो प्रोएक्टिवली अपने स्टांस को लेके आगे चलती है, जो दुश्मन की आंखों में आंखें। लेकिन साहब ये हुआ ये नहीं है। अभी कल मोइज जूसर साहब ने भी कहा एक शो में कि डोजियर भी जमा करा चुका है पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। तो हम सबूत पेश तो कर रहे थे, लेकिन आलमी बरादरी शायद उसको कबूल नहीं कर रही थी। वजह क्या थी कि हमने सबूत भी पेश किए, डोजेस पेश किए, लेकिन उस पर वो रद्देमल जब भारत झूठ और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है तो आलमी बरादरी बशुमुल अरब ममालिक भी मान लेते थे। हम डोजियर जमा करा रहे थे लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था। वजह क्या थी इसकी? डोजियर सिर्फ जमा कराने की हद तक बात नहीं होती है। डोजियर जमा करा के उस चीज को परसू भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो अगर आपको याद होगा कि एक अपना नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, अगर आपको याद है, वो प्राइम मिनिस्टर थे। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि ताज होटल के हमले में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, या अपना एक अवंतीपुरा या उधमपुर में जो वो एक एयरफील्ड हमला हुआ उसकी FIR आपने दाखिल करा दी, दर्ज करा दी गुजरांवाला में। तो जब आपके यहाँ से ये काम हो रहे हैं, ये चीजें हो रही है, तो कोई वाई शुड समबडी से कि जी आप जो इंडिया इन्वॉल्व है, वो तो कह रहे थे पाकिस्तान तो आज इंडिया के अंदर जिस तरह एक चीज हुई थी, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आई थी ताज होटल के हिसाब से, तो आपको इंडिया के अखबारों की लीड याद है क्या कहा था उन्होंने? तो फिर दुनिया किधर बाय करेगी? अब वो एक किताब आई थी ये ताज होटल के अटैक के ऊपर जो पाकिस्तानी ने लिखी, किसी हमारे सहाफी की नहीं है, वो एक इजरायली सहाफी की किताब है तस्वीर। उन्होंने उनके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, वो उन्होंने साथी ने इन्वेस्टिगेशन की, बाकायदा तजिया किया, बाकायदा छाना इस चीज को, कहा कि जी ताज होटल के हमले में इंडियन रॉ इन्वॉल्व है, मुस्तैद इन्वॉल्व है, और उसमें थोड़ा सा पोर्शन जो CIA ने भी शेयर किया, और इंडियन गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। और इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले करकारे को गोली मारी थी जो समझौता एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और वो इस कंक्लूजन को पहुंच गया था, उसे बता दिया था कि समझौता एक्सप्रेस के अंदर इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी, कर्नल प्रहोत इन्वॉल्व था। तो उसके ऊपर अगर हमारी लीडरशिप से ये बयान आए, बजाय इसके कि आप ये कहें जो कल कहा गया है, तो आप अप्रिशिएट करते हैं गजनफर साहब इस बात को। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को भी, जी बिल्कुल, आप गजनफर साहब, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी साथ हैं। गजनफर साहब की आप अप्रिशिएट करते हैं इस अहम मामले को। हारिस नवाज साहब,
जो बयान, जो इंटरव्यू हुआ है इस वक्त भारतीय सहाफी को, आपका इस पर रद्दमल क्या है? और अब क्या रीजनल पॉलिटिक्स और माहौल ऐसा है कि हम भारत को बेनकाब कर सकते हैं, हम एग्रेसिवली जा सकते हैं, जैसे वो हमें फैटफ में ब्लैकलिस्ट करा रहे हैं, हमारे पास ठोस शवाहिद हैं और हम डोजियर्स जमा करा चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, इसको आगे किस तरह बढ़ना चाहिए? हारिस अहमद साहब देखें, बेसिकली बात यह है कि बिल्कुल ये ठीक है कि फर्स्ट टाइम आपके नेशनल एडवाइजर ने बड़े खुल के करण थापा को बयान भी दिया, स्टेटमेंट भी दिए, बट बात ही कि हम हमेशा ये बातें करते आ रहे हैं, बट वी हैव टू फॉलो इट अप कि हमने इसको किस तरीके से दुनिया के आगे पेश करना है, हमने इसका डोजर कैसे बनाना है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर कितने डालने हैं, हमने यूनाइटेड नेशन को कैसे अप्रोच करना है, यूएस को कैसे करना है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, और फिर FATF में हमें जाना है, क्योंकि अभी साथ ही साथ बहुत बड़ा पता चला कि इंडिया ग्लोबल टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, $1.53 बिलियन उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, 44 बैंक इन्वॉल्व है, वो पैसा इधर ही जा रहा है गर्दी में। और फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़ी क्लियर बातें की है, बॉम्बे की है, पठानकोट की है, उड़ी की है, पुलवामा की, कि आप जब डोजर ही नहीं देते हैं, आप एक्शनेबल एविडेंस नहीं देते हैं, आप जो लोग हैं वो इंडिया से यहाँ एविडेंस नहीं भेजते हैं, तो हमारी अदालतें क्या करें? वो बार करण थापा इस पर बात कर रहा था, वो बताया गया, फिर बड़ा क्लियर बताया कि इंडिया रॉ कैसे इन्वॉल्व है, TTP को, उसके बाद 3-4 और दहशत गर्दी मिला के मर्ज कर दिए, $1 बिलियन भी खर्च किया है, बलोचिस्तान में जो कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अब चाहिए कि हमें स्टैंड लेना चाहिए। और ये पहली दफा होगा कि पाकिस्तान इंडिया से मुज़ाकरात के लिए कंडीशन रखी है, वरना हम हमेशा कहते हैं अनकंडीशनल हम तैयार हैं। ये आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्टेप पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम। इससे मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल इस वक्त जो है वो उनकी थिंकिंग भी यही है और मेंटल रिजॉल्व भी रही है कि जी हमने वाकई अब दुनिया से एक स्टैंड एज ए न्यूक्लियर पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर डिस्कशन करनी है। तो ये बड़े पॉजिटिव स्टेप हैं इस गवर्नमेंट के, आई थिंक। और क्या ये दुरुस्त वक्त है? जमील साहब आपसे पूछूं कि ये दुरुस्त वक्त है? आप समझते हैं कि इससे पहले जब हमने डोजियर्स दिए, इससे पहले जब हमने बात की, हमें आलमी सतह पर जो रद्दमल मिलना चाहिए था वो अगर नहीं मिला, तो क्या इस दफा वो रद्दमल मिलेगा? क्योंकि अब भारत एक्सपोज हो चुका है, बहुत से लोग कह रहे हैं जो वो मजालिम कश्मीर में कर रहा है, जो वो दहशतगर्दी फैला रहा है, क्या अब वक्त मुख्तलिफ है जमील अहमद साहब रीजनल पॉलिटिक्स के हिसाब से? जमील साहब वक्त तो मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि अब कुछ ब्लॉक्स जो है वो दोबारा रीशेपिंग कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन आपका बुनियादी सवाल ये कि अब कुछ फर्क पड़ेगा। अब उस वक्त फर्क पड़ेगा जो फॉरेन ऑफिस ने अपनी अभी रीस्ट्रक्चरिंग की है, उसके मुताबिक जो उन्होंने टूल्स बनाए हैं, नए टूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके तहत उन्होंने मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। आप कह रहे थे कि 2 दफा हमने डोजियर दे दिया, 3 दफा हमने बता दिया, तो उसके बाद, और वो डोसियर का मतलब क्या है, किसको दिया? सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल को डोसियर देने के बाद वो फाइल हो गई। वो फाइल इसलिए हो गई कि जब तक उसे हम किसी मैकेनिज्म, इंटरनेशनल लॉ के मैकेनिज्म में नहीं डालेंगे, उस वक्त तक ना वो जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन का हिस्सा बनेगा, ना ही वो सिक्योरिटी काउंसिल, और उसकी वजूहत हैं बहुत सारी। तो जब तक वो नहीं होगा तो कोई सैंक्शन, कोई कदगन नहीं लग सकती। रहा सवाल के बाकी जो नैरेटिव की आपने इब्तदाई बात की, बड़ी अहम इसलिए है कि उस नैरेटिव को हमें प्रोपेल करने के लिए, पहुंचाने के लिए उन अक़वाम तक, उसमें बहुत सारे हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और उन एफर्ट्स में पब्लिक डिप्लोमेसी, लीगल डिप्लोमेसी, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी करके तब दुनिया अक़वाम कन्विंस होती है। आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की, इससे बड़ी कोई रिपोर्ट हो सकती है? अब तो हम उसके मेंबर भी बन गए 3 साल के लिए मजीद, तो उससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि 2 मरतबा कमिश्नर ने अपने ढलकते आंसुओं के साथ जो रिपोर्ट पेश की, उससे ज्यादा शवाहिद की कहीं जरूरत है? जब इतने ज्यादा शवाहिद पहले से मौजूद हैं, तो उन शवाहिद को ही अगर लेके हम और एक एक करके हम उसकी सही मानों में उसको हम नैरेटिव को आगे करना शुरू करें उन ममालिक में जहां जहां हमारे सफारत हैं, और खास तौर पर जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, तो फिर उसका यकीनन फर्क पड़ेगा। और अब एक नई स्ट्रेटेजी बन रही है, ये हुकूमत बना रही है, जो जिस एफर्ट्स के साथ आगे चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 30-40 बरस से वो चीजें नहीं हुई। अब जो कर रहे हैं तो उसका कोई आगे रिजल्ट्स निकलने के चांसेस आ रहे हैं, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। वही यूसुफ ने भी जो बताया कि हम तो बिल्कुल बात भी करना चाहते हैं, सिर्फ कंडीशन ये है कि कश्मीर में जो डोमिसाइल का लॉ है वो भी आप खत्म करें, भी खत्म करें और कश्मीरियों को हिस्सा बनाएं उस बात का।
जी तो उस लिहाज Exactly, से आप कह रहे हैं कि अब अगर सिफारती मास पे कोशिश की जाए तो बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं और कोशिशें शुरू हो रही हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कोशिश शुरू हो रही है। जिम्मेदार साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, ब्रिगेडियर हारिस अब्बास साहब का, ब्रिगेडियर गजफर साहब का जो उन्होंने प्रोग्राम है सेगमेंट में ज्वाइन किया। आपके सामने हमने बताया किस तरह से भारत का असल चेहरा बेनकाब हो रहा है, उसका जो मास्क है वो उठ रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के पास सबूत है, पाकिस्तान की हुकूमत इफेक्टिवली उस पर प्ले करने जा रही है, डिप्लोमेटिकली हर सतह के ऊपर उस पर जो है नैरेटिव की वॉर जीतने जा रही है। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो एक अहम पैगाम आपके बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से एक कौमी पैगाम लेकर हाजिर होंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन इंकशाफात हुए महंगाई के हवाले से और फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली के हवाले से, भारत के हवाले से। अब एक अहम पैगाम आपके सामने रखें। ये पैगाम है पोलियो के हवाले से, ये पैगाम है आपके बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, जो कि सिर्फ 2 कतरों से महफूज हो सकता है। अपने बच्चों को आप माजूरी से बचा सकते हैं और एक ऐसी अजियत से बचा सकते हैं जिससे वो खुद भी 2 4 होंगे और आप भी 2 4 हो सकते हैं। अगर आप पोलियो की टीम आपके घर पर आए तो आप उसको पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार हरगिज ना करें। आपको पोलियो के कतरे लाजमी अपने बच्चों को पिलाने। क्यों? क्योंकि इससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा। और आपको दिखाते हैं, इस वजह से मेडिकली मजीद बात भी करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है और हमें बहैसियत कौम इसको खत्म करना है। हम उन वालिदैन को खराज तहसीन पेश करते हैं जो इस ख्वाब को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, और सभी वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। हम एक हैं। और जब पूरी दुनिया शिकस्त दे सकती है इस मर्ज को, तो क्यों नहीं पाकिस्तान शिकस्त दे इस मर्ज को। हमारे साथ डॉक्टर वसीम जमाली भी मौजूद है इस प्रोग्राम में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिविल हॉस्पिटल में। उसके अलावा आप पीडियाट्रिक एसोसिएशन, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया, मैसेज किया है आपका पूरी कौम के लिए, और क्यों ये कतरे पिलाना जरूरी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मेरी तरफ से जो इस वक्त जो मीडिया काम कर रहा है और जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो बेइंतहा खुशाइंद है कि इस वक्त हम इस चीज के पीछे लगे हुए हैं जो हमारे अपने ही बच्चों का और हमारी अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए है। ये एक ऐसी बीमारी है जो भी आपने प्रोग्राम में दिखाया है जो कि जिसका के इलाज मुमकिन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये किसी बच्चे को लग जाती है, बीमारी हो जाती है और उसको उसके असरात रह जाते हैं, तो फिर ये ताहयात उसके साथ ये मसला रहता है। उसका कोई हाथ, कोई पाँव, हाथ पाँव दोनों उसका मासूर हो जाता है और वो काम करना छोड़ देता है। फिर उसके लिए उसकी बहुत सारी दूसरी चीजें की जाती हैं, लेकिन इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। और बचाव मुमकिन होने का, जैसा भी आपने बताया कि 2 कतरे पोलियो के वो पिलाने हैं हर बच्चे को हर बार। अगर हम अपने हर बच्चे को हर बार पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे, जिस वक्त ये आपकी टीम आपके पास आती है और आप उनको इज्जत के साथ उनसे अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलवाएंगे, तो ये आपके अपने बच्चे की सेहत के लिए है, आपके अपने घर की सेहत के लिए है और कौम के लिए है। तो मेरी वालिदैन से ये बहुत ज्यादा गुजारिश है कि वो इस चीज को देखें, मद्देनजर रखें, क्योंकि पूरी दुनिया से तमाम ममालिक से खत्म हो गया सिवाय हमारे मुल्क के और एक मुल्क और रह गया। तो अगर हम इसको बहुत सीरियसली लेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी खत्म के करीब पहुंच जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्दी इसको अपने हाथ से भी खत्म करके एक मसले को हमेशा के लिए दुनिया से खत्म कर देंगे। सही, ये सिर्फ 2 कतरों का इस वक्त सवाल है। ये 2 कतरे आपको पिलाने डॉक्टर साहब, क्योंकि जो आपके पास वालिदैन आते हैं, आप पीडियाट्रिक एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, आप जो बच्चों के, जो वालिदैन के जहनों में सवाल होते हैं वो, और जो बच्चे होते हैं जो बीमारी में जिनको हो चुकी होती है वो किस अजियत में होते हैं, ये भी मैं चाहता हूं कि नाज़रीन को बताएं ताकि वो समझें इस बात को। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें बच्चों को जब ये बीमारी लगती है तो इस बीमारी के असरात दिमाग के खुलियों पे असर करते हैं। दिमाग का जो खुलिया है वो पूरे जिस्म को हमारे रन करता है। उस पर कोई एक हिस्सा अगर काम करना छोड़ दे तो उस हिस्से की सप्लाई में, अगर वो हाथ को सप्लाई है या पैर को सप्लाई है, तो वो खत्म हो जाता है, वो काम नहीं करता।
अच्छा, चूंकि छोटे बच्चों को ये बीमारी होती है तो जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं तो सॉरी, तो उनकी बकाया जिस्म तो बढ़ रहा होता है, लेकिन वो हिस्सा उनका काम नहीं कर रहा होता है। एक तरह से एक फालतू चीज हो जाती है जो कि ना वजन बर्दाश्त कर सकती है अगर पैर में हो, और अगर हाथ में हो तो वो किसी चीज पकड़ने के, पेन पकड़ने के या किसी भी चीज के पकड़ने का सही। तो इंतहाई मूजी मर्ज है। डॉक्टर साहब, मैं इख्तिताम पे पहुंचना आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने किया और ये पैगाम दिया, अहम तरीन नाज़रीन तक ये पैगाम दिया कि आपको हर हाल में ये 2 कतरे अपने बच्चों को पिलाने। आज के प्रोग्राम में आपको पेश किया मुवाजना पिछले साल 10 अक्टूबर 2019 से इस साल 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान कीमतों में कितना इजाफा हुआ, वो फल हो, सब्जी हो, आटा हो, चीनी हो, अशिया खुर्दोनोशी कीमतों में कितना इजाफा हुआ, और पाकिस्तान की हिकमत अमली, भारत के सबूत मिले दहशतगर्दी के मुलव्वस होने में, पाकिस्तान में अहम दहशतगर्दी के वाकयात में। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। ये तमाम एड्रेस आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।